ओके सो हम लोग को स्टार्ट जो करना था आज इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हम लोग कल कर चुके थे। जल्दी से रिकैप करते फिर आगे पढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये है क्या? जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस पे चार्ज होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज पे होता है। नेक्स्ट फिर हम लोग ने देखा था कि जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे टैक्सेस छोड़ दिए, जस्ट लाइक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। ये सारे के सारे टैक्सेस आपके सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी। ये सारे स्टेट वैट, लग्जरी टैक्सेस, एंटरटेनमेंट, ये सब स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी। इन दोनों ने अपने अपने इस टैक्सेस को कॉम्प्रोमाइज़ किया और जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया। देन जीएसटी फाइनली पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होती है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। टैक्सेस नॉट सबअज्यूम्ड। अच्छा, जीएसटी में होता है कि ये सारे टैक्सेस खत्म हो गए, अब इन सब की जगह पे जीएसटी सीधे एक कॉमन टैक्स बन गया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो अभी भी अलग हैं, वो जीएसटी में शामिल नहीं हुए हैं। जैसे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया, सेफगार्ड ड्यूटी हो गया ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, और रोड एंड पैसेंजर टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, ओके, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्सेस एंड टोल टैक्सेस। ये सारे के सारे टैक्सेस अभी भी चार्ज हो रहे हैं और जाहिर सी बात है इनको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। एंटरटेनमेंट टैक्स ध्यान रहे, लेविड बाय सर लोकल। सीवीडी क्या होता है? सीवीडी का मतलब होता है काउंटर वैलिंग ड्यूटी। पहले लगती थी काउंटर वैलिंग ड्यूटी, ये होता था इम्पोर्ट पे लगाते थे कि कोई सामान अगर तुम बाहर से ला रहे हो तो उसमें क्या होता था कि हम इतने टैक्सेस उस पर चार्ज कर सकते थे सीवीडी के तहत कि वो इन अपने डोमेस्टिक मार्केट के प्राइस के बराबर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बीएमडब्ल्यू, मान लो बीएमडब्ल्यू इंडिया में भी कार बनाती है। बीएमडब्ल्यू तुम बाहर से भी ला सकते हो। सपोज करो बांग्लादेश से ला रहे हो बीएमडब्ल्यू अपनी कार, तो करीबन 25 लाख की पड़ रही है। इंडिया में खरीद रहे हो तो 30 लाख की पड़ रही है। बात समझे? तो तुमको क्या अच्छा रहेगा? क्यों ना बांग्लादेश से ही खरीद के लेते हैं, क्यों 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दें? तो आप करते क्या हो? तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर सीवीडी चार्ज कर लेती है, यानी कस्टम ड्यूटी तो लगाती है, प्लस सीवीडीज भी चार्ज करती है ताकि वो। नहीं सर, लेकिन फिर भी बाहर से कोई भी प्रोडक्ट अगर मान लीजिए कार वार खरीद के ला रहे हैं तो उस पर अलग से टैक्स एक बना हुआ है ना, हाँ हाँ, वो टैक्सेस, वो तो चार्ज होता ही होता है। कस्टम ड्यूटी चार्ज होती है। कस्टम ड्यूटी का एक अपना रेट होता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अपने डोमेस्टिक मार्केट को कैसे सेफ गार्ड करेंगे, है ना? तो इसके लिए क्या होता है, सीवीडीज इतना चार्ज कर देते हैं कि वो फाइनली अपने मार्केट के बराबर हो जाए। यानी कि समझ लो 5 लाख रुपए टैक्सेस भी चार्ज कर देंगे, फाइनली 30 लाख की पड़ेगी, तुम्हें कोई फायदा ही नहीं होगा। तो फिर तुम कहोगे यार क्या फायदा, फिर लाने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो तुम इसलिए डोमेस्टिक मार्केट से ही खरीदना बेहतर समझोगे। इसका एक पुराना, बहुत पुराना केस है, शायद मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एक पुराना केस था जब माइकल शूमाकर ने सचिन को कार दिया था, फार्मूला 1 रेस। फार्मूला 1 कार थी ना, किसी को याद है कि नहीं याद है? तो उसका प्राइस शायद 1 करोड़ के अप्रॉक्स था, और उस पर 1 करोड़ के अप्रोक्स में था, 2 करोड़ हो गया था आते आते इंडिया में। और इंडिया में उसमें 1 करोड़ रुपया उस पर टैक्सेस चार्ज किया गया था, 2 करोड़ के अप्रॉक्स हो गया उसका दाम। तो सचिन ने कहा, इवन उन्होंने लेटर भी लिखा था सचिन जी ने कि इस पे टैक्सेस माफ़ कर दिया जाए क्योंकि ये गिफ्ट है, मैंने खरीदा नहीं है। ठीक है। तो हालांकि जो वहाँ के कस्टम ने उसको मना कर दिया था, नहीं हम कोई नहीं। तो फिर सचिन ने उससे, माइकल शुमाकर से बोला भी था यार सॉरी मैं गिफ्ट नहीं ले पाऊंगा। देन शुमाकर ने वो 1 करोड़ रुपए टैक्सेस भी भरे, देन जाके सचिन ने वो डिलीवरी ली। तो ये बहुत पुरानी स्टोरी है। खैर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम सर लोग। एक जगह सर 2000 2 करोड़ गया। 2 करोड़ गिफ्ट के चक्कर में। नो नेक्स्ट टॉपिक। तो ये सही बात है, डोमेस्टिक मार्केट को भी तो सेव करना होता है ना, इसलिए ज़रूरी है। पता चला कि अगर तुम बीएमडब्ल्यू, तुमने यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ से फिर कार क्यों कोई खरीदेगा ही नहीं, तो बांग्लादेश से ही ला के रहेगा, रखेगा, तो यहाँ की बीएमडब्ल्यू फैक्ट्री का क्या होगा? ठीक। खैर नेक्स्ट, वैसे सही बताओ बीएमडब्ल्यू की फैक्ट्री इंडिया में है कि नहीं है? किसी को पता है कि नहीं पता है? नहीं है सर।
फोर्ड इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता। BMW नहीं होता, चलो मे भी पता नहीं। नहीं। फोर्ड्स तो होती है, फोर्ड्स का तो मैन्युफैक्चरिंग है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी का ऑब्जेक्टिव हालांकि हमने कल कवर कर लिया था, एलिमिनेटिंग कैस्केडिंग इफेक्ट, डबल टैक्सेशन से काफी हद तक रिलीफ मिला। डबल टैक्सेशन अब नहीं है जीएसटी के अंदर, वन कंट्री वन टैक्स, पूरे कंट्री में लगभग एक ही टैक्स है जीएसटी। रिड्यूस टैक्स बर्डन कम करना, एक ये भी सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि बहुत सारे टैक्सेस हैं, कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रिड्यूस टैक्स इवेजन एंड करप्शन। कोशिश ये था कि टैक्स इवेजन रोकी जाए, टैक्स की चोरी रोकी जाए, जो कि पॉसिबल हो सकता है किसके थ्रू, डिजिटलाइजेशन से। और सबको पता है कि जीएसटी पूरी तरीके से ऑनलाइन है, कहीं भी इसमें कुछ भी ऑफलाइन नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं इवेजन, टैक्स के इवेजन और करप्शन में काफ़ी कमी आई। नेक्स्ट रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इससे काफ़ी कम हुआ। नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या था, ट्रेड को फायदा हुआ, कंज्यूमर्स को फायदा हुआ, गवर्नमेंट को फायदा हुआ। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ऑलरेडी हम लोगों ने कल इसको कवर कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सॉरी, कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी? देयर विल बी टू कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में क्या है ना, भारत में ड्यूल जीएसटी है। एक होता है सिंगल जीएसटी, कई लोग कहते हैं कि भारत में सिंगल जीएसटी नहीं होता है, भारत में बेसिकली क्या है, ड्यूल जीएसटी है। चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। तो अगर हम लोग बात करेंगे, एक होता है क्या सिंगल, देखो सिंगल टैक्स एक अलग पॉइंट है। सिंगल टैक्स अगर कोई बोलता है ना, तो सिंगल टैक्स मतलब वो क्या कहना चाहता है, पूरे भारत में एक टैक्सेस है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिंगल जीएसटी। नाउ व्हाट इज सिंगल जीएसटी? अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में क्या है, सिंगल जीएसटी है। मैक्सिमम कंट्रीज में सिंगल जीएसटी है, एक ही जीएसटी लगती है। लेकिन अगर भारत में बात करें तो भारत में क्या है, भारत में ड्यूल जीएसटी है। अब ये ड्यूल जीएसटी क्यों है? क्योंकि पता है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डिफरेंट, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी इनकम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी इनकम होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लिए बहुत सारे इनकम के जरिए बना रखे थे, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने, तो दोनों को इनकम चाहिए था। तो इसीलिए यहाँ पे दो जीएसटी बनाई गई। पहला क्या था, पहला है स्टेट जीएसटी, दूसरा है आपका, दूसरा है सेंट्रल जीएसटी। ओके, तो दो जीएसटी है, एक आपका है सेंट्रल जीएसटी और एक होता है आपका स्टेट जीएसटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, ये जो स्टेट जीएसटी की, यानी कि स्टेट जीएसटी का जो भी पैसा मिलेगा वो सीधा सीधा किसको मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को। और जो सेंट्रल जीएसटी का जो पैसा होगा वो सीधे सीधे किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि अब क्या है कि जो भी जीएसटी यहाँ पे चार्ज होती है इंडिया में, उसमें सिंपल सा अगर 5% जीएसटी है तो 2.5% एसजीएसटी हो जाती है और 2.5% सीजीएसटी हो जाती है। अगर 18% है 9% स्टेट जीएसटी, 9% सेंट्रल जीएसटी। आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो इस तरह से ड्यूल जीएसटी। जबकि बाकी कंट्रीज में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में क्या है, सिर्फ जीएसटी लगती है ना। दैट मीन्स सिंगल जीएसटी, वहाँ पे कहीं कुछ इस तरह का बंटवारा नहीं है या इस तरह का कोई डाइवर्जन नहीं है। जबकि इंडिया में जो जीएसटी है उसमें क्या है, डाइवर्जन किया गया है दो, एक स्टेट के लिए और एक सेंट्रल के लिए। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि इंडिया में ड्यूल जीएसटी है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट कवर हो गया, ये पॉइंट समझ में आया। कोई ये कहता है कि भारत में सिंगल टैक्स है, तो सिंगल टैक्स तो वो सही है, सिंगल टैक्स सही है कि सब जगह 18%, 20, जो भी 28% है या 5% है, यही टैक्सेस के रेट है। और टीवी के ऊपर मुंबई में जो टैक्स का रेट है वही दिल्ली में भी, वही गोरखपुर में भी, वही हर जगह सिंगल टैक्स है, लेकिन ड्यूल जीएसटी है। हाँ, किसी को कुछ पूछना था पूछ ले। सर जैसे अगर हम सर कोई भी सामान अगर दिल्ली या मुंबई से मंगाते हैं सर, हाँ मतलब गोरखपुर में, तो हाँ, सर मतलब दो दो टैक्स लगेगा क्या? तभी जाहिर मतलब सी दो बात। आईजीएसटी लगेगा उसमें। हाँ, अब आप जीएसटी लगेगा। अब देखो, ये मत सोचना कि आईजीएसटी, अब अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे आईजीएसटी फिर ट्रिपल
जीएसटी है, ट्रिपल जीएसटी नहीं है तो ड्यूल ही जीएसटी है, ड्यूल जीएसटी ही, ठीक है। अब वो अलग एक कंसेप्ट कि आईजीएसटी बनाया गया। आईजीएसटी क्यों बनाया गया, ये कंफ्यूजन के लिए, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स जाएगी तो उसका टैक्स का पैसा कौन लेगा, है ना, वो भी अभी हम लोग आगे कवर करने वाला। आईजीएसटी कोई अलग टैक्स नहीं है, आईजीएसटी इज अ, हम लोग इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, है ना, यानी एसजीएसटी सीजीएसटी का कॉम्बिनेशन ही है आईजीएसटी। आईजीएसटी कुछ अलग कोई टैक्स नहीं है, मेन टैक्स तो यही सर है। हमें मतलब दोनों जगह जीएसटी देना पड़ेगा, वहाँ उस स्टेट्स में भी और अपने भी? अब अपने स्टेट में या उस स्टेट में नहीं होता। अब इसका सॉल्यूशन आपका है, आपने पढ़ा था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स चार्ज्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिधर गुड्स उधर से टैक्स आएगा। बिल्कुल सही, जिस स्टेट में गुड्स की डेस्टिनेशन होगा उस स्टेट को टैक्स मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर जैसे तुम कहना चाह रहे हो कि उत्तर प्रदेश से कोई सामान अगर कहाँ जा रहा है, बिहार में, तो बिहार इज द डेस्टिनेशन, तो बिहार गवर्नमेंट को नहीं, उस स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिलेगा आधा, और आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेने वाली है, ठीक है सूरज, समझ में आया। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स में तो सीजीएसटी और एसजीएसटी और प्लस आईजीएसटी भी है, ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं बुक में क्या लिखा है। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ जी, देयर आर टू कंपोनेंट्स जीएसटी का, यहाँ पे दे रखा है सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। अब स्टेट जीएसटी लगेगा या तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी लगेगा। यूनियन टेरिटरी जीएसटी सबको पता है कि भारत में क्या है, भारत में अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी की बात करें तो फिलहाल 9 यूनियन टेरिटरी है ना, 9 यूनियन टेरिटरी हैं, बाकी क्या है, स्टेट्स हैं। अब 28 है ना, 28 स्टेट है शायद, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? 28, सर क्वेश्चन क्या है? हाँ कितने, सर क्वेश्चन क्या था? भारत में 20 कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी है? 9 तो यूनियन टेरिटरी है, तो क्लियर हो गया ना। यस सर। 9 यूनियन अब 8 हो टेरिटरी, गए। 8 है कि 9 है Yes. पहले? 9 था, अब 8 हो गया है सर। अच्छा 8 दमन एंड 9 है दीव ना भाई? वो मिला हुआ है किसी में। 28 अंडमान states है टोटल। 28 स्टेट है, चलो ये तो मैं सही स्टेट बोल तो 30 होंगे। स्टेट तो 30 है ना? नहीं 28 है। जो बोल रहे हो वो सही है। 29 है। नहीं वही तो पहले 29 है। ये सर बीच में ये जो आंध्र प्रदेश वाला। नहीं समझे तुम लोग, पहले 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरी थे, ठीक है। अब फिर हुआ जम्मू एंड कश्मीर और कश्मीर वाला, जो अभी अब मामला 28 states and 9 union territories या 8 हो गए हैं शायद। 9 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना, 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़ गए। सर 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये नहीं पहले था, अब चेंज हो गया। सर गूगल कर लीजिए, 9 अभी ही है मालूम चल शायद। जाएगा। यूनियन टेरिटरीज तो 9 नहीं ही नहीं है। गूगल अभी, क्लास सर में गूगल अभी हम डिस्कस तो जस्ट किए थे ना हम लोग। सर 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 है 8। 8 7 union अभी territory। नहीं अभी मैंने जस्ट गूगल किया भैया, सर गूगल गूगल शो गूगल कर रहा करो। है। 7 ही है गूगल सर, बाबा। पहले 7 9 यूनियन था। टेरिटरी स्टेट्स और 29 स्टेट्स है। सर गूगल बाबा। दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार एक ही में मर्ज हुए हैं शायद। अच्छा हाँ अरे 29 इसमें शो कर रहा है और 7 यूनियन टेरिटरी शो कर रहा है। चलो आ गया। एट प्रेजेंट 8 देख यूनियन लिए। टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स, ओके। एक सेकंड। Jammu and Kashmir has been bifurcated into 2 union territories, okay, of Jammu and Kashmir and Ladakh. So you do union territory. The newly formed union territories have been formed under a okay, reorganization act. Organization is passed by the parliament on सही है। सर अभी मैंने ही भेजा, वो भी देखिए मैंने भी सर अभी तो अगस्त है। आया नहीं है सर, उसमें देखिएगा। मैंने ग्रुप में भेजा है सर, एक देखिए।
सर 5-6 अगस्त 2020 दे रहा है। लगाने वाला है। ओके, यहाँ लिखा है सिंस 26 जनवरी 2020 इन इंडिया 8 यूनियन टेरिटरीज एंड द यूनियन टेरिटरीज दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली हैव बिकम द सिंगल यूनियन टेरिटरी। सही है? यस सर। 26 Yes, जनवरी से। Okay, on 5th August, the central government has also announced the abrogation of a special statute gives the Jammu and Kashmir under the Article 370 and its division into two union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, है ना? Yes sir. With the merger of Daman Div and Dadar Nagar Haveli, the number of union territories has come down to 8। जैसे था क्या, मैं आपको सिंपल सा बता दूं। पहले जैसे आप जो भी जिन्होंने बोला 29 स्टेट, सही बात है, हम लोग यही पढ़ाते थे 29 स्टेट हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज है। ओके, लेकिन फिर क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर जैसे इन्होंने अभी यूनियन टेरिटरी जैसे इन्होंने डिफाइन किया, तुरंत क्या हो गया कि एक स्टेट रिड्यूस हो गया, तो 29 से 28 पे चला गया और आपका यूनियन टेरिटरीज 2 बढ़ गए, तो 7 से 9 हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ, इन्होंने दमन दीव और दादर नागर हवेली को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। इससे क्या हुआ कि एक यूनियन टेरिटरी फिर कम हो गई, तो इसलिए 8 यूनियन टेरिटरी। तो इन्होंने जो बताया वो सही है कि 8 यूनियन टेरिटरीज फिलहाल है और 28 स्टेट्स हैं। अब इतना ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो रहा है ना कि वी आर बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाता है, बट थैंक्स टू गूगल बाबा। कंफर्म करने के लिए। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो हम लोग बात करें यूनियन टेरिटरीज की, बात कर रहे थे कि यूनियन टेरिटरीज में क्या चार्ज होता है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज देखो यहाँ पे दे रखा है, अंडमान निकोबार है, आइसलैंड है, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव हो गया, फिर आपका हो गया दिल्ली हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पांडिचेरी हो गया, पुडुचेरी, सॉरी सब लोग पांडुचेरी पता नहीं पांडिचेरी कहते हैं, पता नहीं क्यों, पुडुचेरी इसका सही नाम। पुडुचेरी। हाँ पुडुचेरी, लद्दाख। ठीक है, तो फाइनली ये आपके टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक हो गया सब लोग को क्लियर है ना? यस सर। चलिए, और ये हुआ था कब, 31 जम्मू एंड कश्मीर कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 में ही हम लोग का ये अलग अलग हो गया था।